इंटरेक्शन से? देखो, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि देखो कि आपको जो करना है, देखो मेरी बात तो मैं तो बार बार वही बोलूँगा, मैं उस दिन भी यही बोला था कि भाई PYQ कर लो, उसी से काम हो जाएगा। पर वही है कि जिसको बिलीव ना हो तो भाई थोड़ा बहुत अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर मैं फिर वही बात है कि आखिर में आप पहला काम तो अच्छे से कंप्लीट कर लो भाई। पहला ही काम तुम अच्छे से कंप्लीट नहीं करो, जैसे मैंने मैथ में बोला था कि पहाड़े याद होने चाहिए, पर बहुत सारे लोगों का हाल ये होता है कि कैलकुलेशन में हाथ पैर काँप जाता है। तो भाई सबाई बात आगे कि मैथ तुम कैसे सीख पाओगे, पूरा पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि जब तक आपका भाई बेसिक्स चीज़ें हैं वही नहीं हो रही है, तुम 10 जगह हाथ मार रहे हो तो कोई काम नहीं होगा। तो पहले तो यही बात है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को क्लासेस भेजी है उसको कर लो। 4-5 दिन की छुट्टियाँ रहेगी, उसके बाद में ही मैं क्लासेस शुरू करूँगा, और हो सकता है कि वो लास्ट क्लासेज रहेगी, ठीक है। तो मतलब मैं लास्ट मतलब एग्जाम अरे मतलब से पहले? स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद में और कोई क्लासेस करेंगे नहीं ना अपन। अच्छा हाँ, ये तो अपन ने खैर पहले डिसाइड कर लिया था। पर सर एक तो एग्जैक्टली ये बता दीजिए कि मतलब PYQ प्रोग्राम आप कराएंगे या नहीं कराएंगे, प्लीज बता दो। वो तो मुझे लास्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, वो कराना तो ठीक है करवाएंगे, और उसमें शायद अब क्या, मैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि मुझे है ना कि थोड़ा चीज़ों रिफाइन करना, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है तो मैं उनको पहले अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में ताकि अच्छे से करेंगे उन चीज़ों को एक बार, लास्ट बार अच्छे तरीके से, क्योंकि बार बार ये क्लासेज मुझे नहीं लगता कोई मीनिंग है इन चीज़ों का। ऑलरेडी ऐसे तो आपके पास सब कुछ क्लासेज पड़ी है, पर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठीक है एक बार मैं दोबारा से रिफाइन करके जो मैंने चीज़ें सीखी हुई है तो एक बार मैं भी यही कह रहा हूँ सर, आपको मैसेज में मैं यही लिखा, मैंने आज सबके सामने भी यही कह रहा हूँ सर। 15 तारीख को क्या वार है? सर 1 मिनट में देख लो 15 तारीख को क्या वार है। सर 15 तारीख को शनिवार, सॉरी अपने संडे है सर। नहीं तो फिर संडे को नहीं है, मतलब अपन फिर 16 तारीख से शुरू करेंगे, वो चीज़ याद रखना। सर 16 तारीख मंडे है सर, 16 तारीख से शुरू करेंगे। पर उससे पहले अभी जो आपके जितने दिन बचे तो ये जो सब्जेक्ट वाइज है वो क्लासेस देख लो भाई, उससे ये होगा कि आपके पास एक कुछ चीज़ें सीखे रहोगे। दूसरा मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, देखो सबका अलग अलग बेस होता है। अब ये क्लासेस करने का मतलब ये होता है कि आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिया है, तो बेसिक्स के बाद में जो फ़ायदा उठाने के लिए ये क्लासेस होती है कि आप PY जो पावर प्रोग्राम, उसका फ़ायदा तभी है जब आपका बेसिक्स है। अब मान के चलो किसी को राज्यपाल की पावर ही नहीं पता है कि, तो स्वाभाविक सी बात है वो ट्रिक्स भी कैसे लगा पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये ट्रिक्स आपके कोई काम की नहीं है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कोई एक आध क्वेश्चन सोल्व हो जाए, मतलब कुछ नंबर मिल जाए, पर ये है कि उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको एग्जाम निकालने में फ़ायदा तो नहीं होगा। सर एक चीज और पूछ रहा हूँ सर, अभी पूछ ही लो, बात हो रही है तो। सर ये GS के साथ साथ CSAT में भी बताओगे या नहीं? क्या मतलब, समझा नहीं। अरे सर CSAT में ये है कि सीधी सी बात है, जो अब है और मैं ट्राई करूंगा उसको जितना जल्दी हो सके अपन PYQ ही करेंगे अब, बस और कुछ ही नहीं करेंगे। अच्छा मतलब CSAT की भी तो करेंगे, मैं ये पूछा था। हाँ तो PYQ करेंगे ना, बोल तो रहा हूँ ना, उसके GS पैसेज वाला रीजनिंग में सब करेंगे। ठीक है बस। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से क्लासेस जो ले रहा हूँ उसमें क्या है भाई, कुछ लोग 1-2 लोग आते हैं ठीक है, और वो ऑलरेडी नोट्स में तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बात ये है कि वो मेरी जो बुक है उसका मैं सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा, कोई पढ़ना चाहेगा तो उसका, ऐसे तो ऑलरेडी मैंने भेजा है उसका सॉल्यूशन का, परंतु बात ये है कि शायद उसमें कुछ पेज गायब है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ कि शायद कुछ कुछ चैप्टर ही करने, पर हाँ ये चीज़ याद रखना कि भाई आप PYQ के सराउंडिंग होके तैयारी करोगे तो उतना ईजी लगेगा। PYQ से जैसे बाहर जाओगे आपको तैयारी लगेगा फिर तो ये पढ़ना है मुझे, वो पढ़ना है, कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो रही बात भाई, देखो मोनिका का क्या रिजल्ट रहा, देखो आप लोग तो अभी शायद जानते हो, मैं मोनिका को 2020 से जानता हूँ, तो लगभग 6-7 सालों का। मेरा मानना है कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अपन कभी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर पाते, किस्मत कहाँ लेके जाती है वो अपने, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई मेहनत में कमी थी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डीमोलाइज, भाई आप उसके बराबर लेवल की मेहनत तो करो पहले, भाई उस लेवल पे तो पहुंचो। आप लोग अपने अनुसार ही डिसाइडेड कर रहे हो हाउ इट इज़ पॉसिबल, भाई उसके बराबर मेहनत कीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ी बात होती है भाई, 3 बार इंटरव्यू देना लगा तो 4 बार मेंस लिखना, ये कोई छोटी मोटी कम बात है क्या? तो वो असफल तो हो ही नहीं, ठीक है। फाइनल लिस्ट में नंबर आना किसी व्यक्ति को डिफाइन नहीं करता है कि वो इंसान असफल रहे, ठीक है।
पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ पाया है भाई उसने। 4 बार मेंस देना, 3 बार इंटरव्यू देना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है उसके लिए। मतलब मेरा कहने मतलब अभी बहुत कुछ बचा है, ऐसा तो है नहीं कि उसका जीवन ही खत्म हो गया। आप लोग इस तरीके को देखते हो, ये सोचो कि अगर मैं इस लेवल तक पहुंच गया भाई, इंटरव्यू दे दिया मैंने, तो भाई आपके लिए बहुत कुछ ओपन हो जाएगा। आज जो सोच रहे हो, अगर आज जिस स्थिति में अगर आप इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दोगे ना दूसरों के कारण, जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाओगे आप। हमेशा फिर जहाँ पे फेलियर देखोगे वहां से भाग जाओगे आप। भाई वो जो जी लोग सही जहां कह तक उस मुकाम तक जाके फेल हुए, पहले उस मुकाम तक तो पहुंचो आप। हम्म, ये तो वही बात हो गई कि भाई मैं कोई मान के चलो मुझे बोरवेल खोदना, मैं पहले बोल दूं यार या तो सूखा निकलेगा, तो भाई हो सकता है वहां पे पानी हो, तब भी तुम्हें जब खोदोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। तो वही वही होता है कि आपकी डेस्टिनेशन हो सकता है आपको, आपका जो मकसद आईएएस बन जाओ आप, कोई आईपीएस बन जाए, तो भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वहां तो पहुंचोगे नहीं, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हो आज क्या मोनिका का नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। ऐसे तो इस वो दुनिया तो में सोचो कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी किसी भी जीवन का हर कोई कोई मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो किसी अगर ऐसे पल व्यक्ति को देख रहा है, अगर ये सोचे कि नहीं यार हमारा भी नहीं होगा, तो फिर इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं। कुछ तो हाँ, फिर तो सर होप सभी फिर होप छोड़ के बैठ जाए तो फिर कुछ होगा भी नहीं। तो आप खुद ही सोचो ना, तो ऐसे तो फिर सर कैसे काम चलेगा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोले ना कि ना। सर होप है ना, ऐसे है कि उनका है ना एक्सपीरियंस था उनके पास, उनको प्रॉस एंड कॉन्स पता थे कि मैं क्या काम करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि 3-4 मेंस है ना, तो इतना एक्सपीरियंस तो बनता है ना। अब तो वो इतना एक्सपीरियंस लेके वो नहीं क्रैक कर पा रही है, तो फिर हमारा तो एंट्री नहीं है उसमें। ये क्या बात हुई, अपन मतलब इस चीज के पीछे क्या लॉजिक है भाई, ये क्या हुआ। जैसे मेरे पास यूपीपीसीएस के है ना 4 बच्चे थे, जिसमें से कुछ बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने 2-2 यूपीएससी का मेंस लिखा, ठीक है। एक बंदा ऐसा था जिसने पहला मेंस था, पहली बार प्री निकला है, पहला मेंस पहला इंटरव्यू डायरेक्ट। ये क्या बात हुई, उसके बाद तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, तो उसे कैसे निकल गया बताओ, ये क्या नहीं लॉजिक सर, है। एक ऐसा रहता है ना कि उसके पास नॉलेज होती है कि तो चलो आप ऐसी ये बताओ चीजें मुझे, होती ये है, बताओ एक इससे चीज क्या बताइए निष्कर्ष कि निकाले हम, नहीं मतलब मेरे कहने मतलब आप क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं इससे। मैंने बताया ना कि हम कैसे फिर अपेक्षा करें, हम क्या चीज ऐसा करें एक्स्ट्रा कि एग्जाम निकले या उस प्रोसेस तक भी पहुंचे हम। नहीं तो आप क्या इससे मतलब क्या रिजल्ट निकालना चाह रहे थे, यही छोड़ देनी चाहिए सबको। अरे मैंने तैयारी छोड़ने का कब बोला, मैं ये कह रही हूँ हमें और क्या ऐसी और चीजें देखनी चाहिए जो हमें हेल्प करे वहां तक पहुंचने में भी, क्योंकि हम लोगों में से वहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है ना इंटरव्यू स्टेज मेरा तक। मानना है कि अगर जैसे शायद आकाश सर वो सही बोल रहे थे कि मोनिका को इम्प्रूवमेंट करने का टाइम नहीं मिला, शायद हो सकता है एक गलती ये हो, नहीं तो और तो कोई कमी, मेहनत देखो मेहनत में तो उनकी कोई कमी नहीं थी, इतना मैं श्योर बोल सकता हूँ। तो एक शायद मुझे भी जो लगा उनका, जैसे फर्स्ट जब उन्होंने 2022 वाला मेंस लिखा था ना, उस टाइम उनके मतलब मैथ ऑप्शनल में उनके 267 ऐसे नंबर थे। उसके बाद में उनके कभी इतने नंबर आए ही नहीं, फिर 247 आया, फिर आपके बाद तो 2024 वाला में तो उनके 230 नंबर ही आए थे। और शायद सोचो 267 होता तो प्रॉपर आईएएस बन जाती हो। तो शायद चीज़ें भाई देखो मैथ के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब देखो ये चीज़ें तो अब आज अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि वो असफल हो गई, अगर सोचो अगर वो सफल होती तो आज हम इसी चीज़ों को रेगुलर देते। देखो भाई ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज़ कब क्या काम करेगी भाई कोई नहीं जानता है। आप ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे हो। तो ये चीज़ें जो है अपने हाथों में नहीं है, अपने हाथों में भाई मेहनत करना वो करिए भाई, आपके हाथों में और क्या है। सर ये मेहनत की डेफिनेशन क्या है? अपना आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हो करिए, बस वही मेहनत हो। नहीं तो आप सोचो कि आप भाई किसी व्यक्ति और की लिमिटेशन। उससे काम बने नहीं, उससे काम बने नहीं। सर अब मैं एक एक बात बोलूं सर, मेरे को ये मेरी चीज दादा कहते हैं, मैं दादा के शब्द दोहरा रहा हूँ अभी। मैंने उनसे एक बार पूछा था, दादा जीवन सबका जीवन होता है पर कुछ लोग मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत क्या है। तो वही जो इन्होंने पूछा कि मेहनत की डेफिनेशन क्या है, दादा बोले अभी भी बोलते हैं कि वो भगवत गीता को कॉन्टेक्स्ट बना के बोलते हैं, मेहनत वही है, आप अपना मेहनत इक्वल्स टू कर्म, आप अपना कर्म करो, कर्म फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप अपना 100% ड्यूटी करो जो आपकी ड्यूटी है। कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये मेरी या हर एक इंडिविजुअल की या हर एक एस्पिरेंट की ड्यूटी है कि जैसे कोई भी मेंटर या जिनको उन्होंने माना है, जैसे मैं पहले दृष्टि जाता था या आज मैं आपको
आपसे पढ़ रहा हूँ, जो भी है, जिसको भी माना है, जिसकी बात भी सुनी है, जिसके भी थ्रू जो भी इसके जर्नी में है, और वो जिस पे आप रिलाय करते हो, मेन बात है रिलाय करते हो, उसकी बात मान के आप अपनी 100% दो, ऊपर बाकी छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मेहनत आप पूरी अपनी रखो। मेरे को ये चीज आज 3rd अटेम्प्ट में जाके समझ में आई है। वो 2 अटेम्प्ट से मेरे पीछे कह रहे थे दादा मेरे, मतलब ये वैसे पर्सनल बात है, पर मैंने सोचा ठीक है यहाँ बता दो क्या है उसमें। बट मेन मेहनत वही है, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, छोड़ो, बाकी कुछ दिमाग में नहीं लाओ। आपने अपना काम कर दिया सो कर दिया, अब जो होगा नहीं होगा। आप जो ऐसे लॉ में हम कहते हैं एक्ट बियॉन्ड कंट्रोल, एक लैटिन टर्म आती है इसमें, एक्ट बियॉन्ड कंट्रोल, और एक आती है टर्म आती है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब एक्ट ऑफ गॉड ही है एक तरीके से। आपने अपना काम कर दिया, जहां तक आपका दायरा सीमित है, भाई मेरे को ये मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ या मैं इसलिए ये अटेम्प्ट दे रहा हूँ कि मुझे निकालना है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, खत्म का। ये बात मेरी मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, ये बात। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है दूसरों के रिजल्ट से, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, ये आपका कॉन्फिडेंस की कमी को शो करता है। आपने आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो पावर है, आप उसको नहीं समझ रहे हो। और सबका भाई लक फैक्टर होता है, सब अपनी अपनी किस्मत लेके अपनी अपनी आते, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो भाई अब इसका जवाब यही है, डिपेंड ये करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है। आपको क्या मानना है, किस चीज़ों को लेके हम यस भी सोच सकते हैं कि भाई भूमिका नहीं हुआ है तो हमें और ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। नेगेटिव होने से ज़्यादा अच्छा कि हम पॉजिटिव सोचें। सिंपल सा लॉजिक यही है ना। यही सवाल है सर, मेरा यही सवाल है कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से पैरामीटर सेट किए थे जिनकी वजह से, या वजह से नहीं, वो जहाँ पर रह गए हैं, तो उन चीज को हम हाईलाइट कर ले, काम कर ले उन पे। भाई क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा, नगरे तुम इतने आज इतनी बड़ी तुम्हें ये भाई कैसे तुम दूसरों की अप्रोच को कैसे फॉलो कर सकते हो भाई? आप अपना देखो लेवल, भाई आप ये चीज सोचो ना कि आप अपने लेवल पे कर सकते हो भाई, कि हाँ मेरी ये कमी है, मैं अगर शायद इन कमियों को ओवरकम कर लूँ तो मैं अपने आप मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो वह आप अपने अंदर देखो कि हाँ जैसे मान के चलो मैं पीवाई की, भाई मेरी क्या गलती हो, जैसे मान के चलो मैं पॉलिटी वीक पढ़ा हुआ है, ये हमारा ज्योग्राफी मेरा वीक है, तो मुझे ज़रूरत है कि मैं उस सेक्शन पर ज़्यादा अच्छे से काम करूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपको खुद को डिसाइड करना होता है कि भाई, और ये भाई एक ऐसा तो हो ही नहीं कि तुम कोई बच्चों पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो। आपको सबको पता है कितने अटेम्प्ट का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ये भी पता है आप इतनी बार एग्जाम में अपेयर भी हो चुके हो, तो आपको ये भी पता है कि यार मुझे कहाँ डिफिकल्टी फेस होती है, सीसेट में दिक्कत होती है तो कौन से पोर्शन में मुझे दिक्कत होती है, वो सबको पता होता है। इसमें कोई व्यक्ति भाई, अब जैसे मान के चलो मैं मोनिका बताता हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, जितनी बार मैंने उनसे पूछा कि तुम सीसेट के लिए क्या करती हो, ओनली वो पीवाई क्यों करती है। भाई कोई जरूरी है कि तुम्हारे लिए वही चीज फॉर्मूला काम कर जाएगा? हो सकता है आपका बेसिक से बहुत गड़बड़ है तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़े, कुछ बुक्स भी सॉल्व करनी पड़े, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे वही बात हो गई, जैसे बहुत सारे टॉपर, जैसे आज आकाश सर बोले कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, मतलब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो। पर भाई जो ये व्यक्ति कब बोल रहा है, जब उसने सब कुछ पढ़ा है उसके बावजूद ये बोल रहा है। आप मान के चलो जैसे शिल्पा अभी पहली बार ही पढ़ रही है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, इसको तो सारा पढ़ना पड़ेगा ना 6 to 12, फिर बाद में इस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम ये डिसाइड कर सकते हो। तो वही बात है कि आप ठीक है, आया समझ में। तो आप अपने लेवल पे काम कीजिए, आपकी जो कमियां हैं भाई आप उस पे काम कीजिए ना, उस व्यक्ति का क्या कमी रही। तो हो सकता है भाई, जैसे मुझे जितना पता है, देखो बात ये है कि जैसे उसका इंटरव्यू में सही नंबर नहीं आए, ये हकीकत बात है। शायद पहले अटेम्प्ट में जो सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू में नंबर आए थे उतने मिल जाते, तो पहले अटेम्प्ट में उसका आईपीएस बन जाती हो। तो ये चीज़ें भाई ये आपके हाथों में है ही नहीं, तो इसके लिए तुम क्या सीख लोगे? प्लस स्वाभाविक सी बात है भाई, इसमें तुम क्या सीख लोगे? जैसे उनका मैथ ऑप्शनल था, तुम्हारा हिंदी लिटरेचर है, हो सकता है तुम्हें हिंदी लिटरेचर 280 नंबर मिल जाए, उनको नहीं मिल रहे थे कुछ सालों से मैथ ऑप्शनल का रिजल्ट खराब है। कितने नंबर थे ऑप्शन में? किनके? उनके ऑप्शन में मतलब जब 2022 में दिया था तब उन्होंने 267 नंबर थे, उसके बाद में कभी नहीं पहुंचा। 267
7। हाँ, तो ये कम है ना भाई, स्वाभाविक सी बात है। मतलब मेरा कहने मतलब तो यही है ना, सबका भाई उसका ऑप्शनल अलग है। तुम कैसे कैसे डिफाइन कर सकती हो उसके अनसक्सेस से, भाई अब मैं भी सफल नहीं होऊंगा या मुझे मेहनत करने का कोई मतलब ही सर नहीं है। इंसान हूँ, इंसान के मन में ऐसे विचार आते हैं, मैं कोई महामानव बात तो हूँ ये नहीं नहीं कि कि विचार आना एक चीज है, परंतु उस चीज को एक्सेप्ट कर सर क्या लेना हो वो गया गलत है। इसमें ऐसा? अरे एक्सेप्ट कर लेना गलत है ना। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे अंदर जो डर आ रहा था इस तो रिजल्ट वही को तो बात देख है ना, के, वही चीज है ना कि शेयर एक्सेप्ट। किया। मैं कहा, क्या करना चाहिए यार, पागलों की तरह लगे रहते हो सुबह से शाम तक। सुबह जगते हैं, रात हो जाती है, पढ़ते पढ़ते रात को, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है। दिनों का पता नहीं चल रहा कहाँ निकल रहे हैं। तो अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, और क्या है, सही बात है। मेहनत तो करना ही है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। डर स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसमें बात कर लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा बात कि करते मैं ये नहीं बोला कि आपको सर डर आप क्यों फोर्स लगा। कर करके बोल रहे हैं कि दूसरे का मैं बस अपना डर शेयर कर रही थी। क्या मतलब क्या चीज ऐसा था जो उनसे मिस हो गया? क्या हम लोग उससे कोई काम कर सकते हैं या नहीं, वो चीज था। अब ये तो देखो मोनिका ये जानती होगी यार, अब मुझे स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग भी इतने समझदार हो कि इस कंडीशन में तो किसी से बात नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, वो जब नहीं खुद सर, नहीं, खुद बात नहीं सेल्फ करी सर। तैयार होगी तब शायद हो सकता है कि मैं कुछ सेशन करवा दूँ, पर अभी तो कोई चांसेस है नहीं। मेरा माना पीटी से पहले तो मैं नहीं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, मेंस के बाद देखते हैं। अगर किसी का मेंस निकलेगा तो हो सर सकता है कि उसमें प्रीलिम्स वाले, अभी ये प्रीलिम्स वाले में क्या चल रहा है? क्या जीएस का क्या क्या हो गया? कुछ ही नहीं, हुआ? जीएस में तो कुछ किया ही नहीं है, कहाँ किए हैं कुछ। ओनली ट्रिक्स वाली क्लासेस चलेगी, वो जो 16 तारीख की चलेगी बस। सर इसमें मैं आपको क्या हो गया? एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक मिनट रुकिए मुझे। सर इतना गैप, इतना लंबा गैप कहाँ, तो छुट्टियाँ तो अभी से शुरू हुई है। ये तो अभी मैं कितनी तारीख से 28 तारीख छुट्टियाँ हुई थी ना। हाँ, तब से कोई क्लास नहीं हुआ, आज क्लास हुई है? ऐसे छुट्टी मेरा मन करा, अब मैं सोचा फिर अभी मैं घर निकलूंगा कुछ दिन के लिए, तब 16 तारीख के बाद ही क्लासेस शुरू होगी। 16 से होंगी जीएस की, सीसेट की चल रही है शायद। हाँ, एक मिनट रुको। की बंद है। हेलो, ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ बोलो। मेरा ये पूछना है सर कि जीएस की बंद है कि सीसेट की बंद है कि दोनों बंद है? दोनों अभी 6-7 दिन से तो कोई क्लास नहीं हो रही है, 6-7 दिन से तो कोई नहीं हो रही। और 16 को होगा तो बस क्या होगा, पीवाईक्यू ही करेंगे? मतलब पीवाईक्यू प्रोग्राम ही चलेगा, पीवाईक्यू प्रोग्राम चलेगा। सीसेट का जो मुझे कुछ कुछ टॉपिक जैसे आधे कुछ लगभग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो ही गए हैं, बस कुछ कुछ टॉपिक और करवाने हैं। सर टॉपिक वाइज या ईयर वाइज? अरे नहीं, वो अलग है, वो तो मतलब मैं मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ा के वो कर रहा हूँ, वो तो अलग। पीवाईक्यू तो चलेंगे, वो ईयर वाइज ही चलेंगे अब की बार सारे टॉपिक। जीएस से पूछ रही हूँ सर, पेपर ईयर वाइज ही चलेगा। 16 मार्च से 1 महीने में हो जाएंगे। टारगेट मेरा यही है कि 24 अप्रैल से पहले पहले करवा दूं, क्योंकि भाई अब की बार मुझे भी पढ़ना है 1 महीने में। अब क्या आखिरी तक तो लेके नहीं जाऊंगा, इतना तो मुझे पता है। तो उसके लिए शायद हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़े, दिन में मैं क्लास लूँ, पर मैं लूँगा। परंतु मेरा टारगेट रहेगा कि मई में तो मैं किसी भी हालतों से क्लासेस लेके नहीं जाऊँगा, इतना मुझे प्लान है। क्योंकि 1 महीना भाई मुझे अब क्या खुद को देना है। लास्ट महीने में शायद मैं बिल्कुल भी क्लासेज नहीं लूँगा, पहले बता रहा हूँ। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ज़रूर अपन बात कर लेंगे, पर उससे पहले तो मैं कोई क्लास नहीं लूँगा। तो मेरा पूरा प्लान रहेगा कि इधर ही मैं फिनिश कर दूँ, इसीलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ। जो ट्रिक्स है एक जगह कंपाइल करके, तो ताकि मुझे सिखाने में, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस भेजी है वो देख लेना, फिर बाद में वहाँ टाइम नहीं लगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और मैं आपकी बार 1 वे कन्वर्सेशन रहेगा, इसीलिए पहले से ही जो मैं काम दूंगा वो करके आना। क्योंकि उधर टाइम पास करने का टाइम है ही नहीं, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। 2 घंटे में आखिरी में शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग 1-2 क्लास जो है थोड़ा लंबा चले, उसके बाद में शार्प 2 घंटे में मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा एग्जाम की तरह एकदम। भाई एग्जाम में आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, इन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करोगे, कैसे क्या सोचना है, एकदम उस 2 घंटे का पूरा प्लान लेके बैठेंगे। तो आखिरी का अगर मान के चलो कि 8-10 साल भी पेपर अपने 2 घंटे में एग्जिट कर लिया ना, तो आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी सोचने समझने सब। तो वो करेंगे। जैसे उधर
पैसेज का शायद मेरा मानना है कि हमेशा ऐसा रहता है कि भाई पैसेज एक साथ कर लो, तो वो तो चलो टॉपिक वाइज हो जाएगा, उधर पैसेज करेंगे। पर हाँ, रीजनिंग मैथ जब करेंगे तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग अलग करें, मैथ 9 डायरेक्ट एक साथ करेंगे। तो स्टार्टिंग में उसमें भी ऐसा रहेगा कि टाइम लगेगा, पर आखिरी में अपन ट्राई करेंगे कि 2 घंटे में कैसे पेपर को कवर करें। तो उसके लिए मैं जब तक ऐसा करूँगा, मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक है वो करवा दूँ, ताकि आप लोग उधर स्पीड से समझ सको। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अभी जो है टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो मैंने क्लासेस डाली, वो देख लेना, वो साइड साइड देखते रहना। इससे क्या होगा ना, आपका फास्ट होगा। दूसरी बात, पूरे PYQ जब एक साथ निकल जाएंगे आपकी आंखों के सामने, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, PYQ रटे हुए होने चाहिए, तभी आप ट्रिक भी अच्छे से लगा पाओगे। बेसिक्स पे अच्छे से काम कर लो। बेसिक्स टॉपिक अगर बार बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, ट्रिक नहीं लगेगी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है भाई, मैं खुद बता रहा हूँ। पहली बात तो जितनी मेरे पास ट्रिक है ना, मैंने भाई पता नहीं कितनी जगह से मैंने ट्रिक सीखी है ना। पहली बात तो आपको इतनी ट्रिक्स कहीं मिलेगी भी नहीं, पहली बात। पर बात यह है कि इतनी ट्रिक्स होने का फ़ायदा क्या, जब हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो अप्लाई किस तरीके से करें, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें उन्हीं के लिए है जिनको इनकी ज़रूरत है। अब जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जिसको डाउट है, जैसे मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं सर इन चीज़ों से एग्जाम से नहीं निकलता, तो उसके लिए नहीं है फिर, ये साफ सफाई सी बात है। जिसको लगता है कि हाँ मैं पूरी मेहनत कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो ये ट्रिक्स जो है उन्हीं के लिए है भाई। जो सब्जेक्ट सी बात है कि मान के चलो 2-3 क्वेश्चनों से फेल होते हैं, या मान के चलो जिनके 10-15 नंबर भी कम हो रहे हैं, और उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं कि पेपर इस तरीके से सोल्व किया जाता है, ये भी अप्रोच होती है। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये प्रोग्राम, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि CSET जो है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करवा ही दिए हैं, उन्हीं का रिवीजन कर लो, 12 उनको कर लो भाई। 30 क्वेश्चन तो वहीं से आता है, कंप्रेंशन कर लो। रीजनिंग के पे जो टॉपिक बचे, अभी तो रीजनिंग के सारे बचे हुए हैं, तो वो कर लो, कैसे नहीं होगा। अब बात आपके इंटेंशन पर डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रहेगा अप्रोच, सीधे सिंपल सा लॉजिक है। सर बस सर मैं तो बस ये हाँ बोले हिमांशु बोलो। मैं कह रहा था सर विजन के टेस्ट का क्या करना है सर, मैं दे तो रहा हूँ विजन के टेस्ट। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये बात बोला था। देखो किसी चीज़ का पर्पज क्या होता है। देखो मैंने ना भाई लगभग आज मुझे 10-12 साल हो गए इस UPSC से जुड़े, 2015 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता, मतलब जब से मैं मतलब हाँ रेगुलर तैयारी के टाइम से। तो मैंने बहुत सारी अप्रोच देखी, बहुत सारे लोगों को सुना। जब ये टॉपर्स, जब देखना आज बहुत सारे इंटरव्यू आएंगे, कल से इंटरव्यू आने लग जाएंगे, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू को भी सुना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है, ठीक है। जैसे मुदीर बोल रहा था कि मेरे OMR बनने में गलती होती है, तो भाई आप एक टेस्ट के द्वारा OMR की गलतियाँ दूर कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, किसी की मान के चलो पढ़ने में गलतियाँ हो रही है, तो आप जब टेस्ट दोगे तो ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। मान के चलो किसी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए टेस्ट लगाना होता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से, मैं इस पर्पज़ से, आपको ये डिफाइन करना कि हम किस पर्पज़ से टेस्ट लगाना चाह रहे हैं। PYQ का क्या होता है भाई, PYQ का है एक तो ट्रिक्स लगाने के लिए हमें PYQ लगाने चाहिए। दूसरी बात, थीम्स, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। UPSC कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं उनका लॉजिक, भाई PYQ का एक अलग पर्पज़ है, टेस्ट सीरीज़ का एक अलग पर्पज़ होता है कि मैं अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना, कि मैंने पढ़ा और वो चीज़ों में कितना ग्रोस कर पा रहा हूँ, कितना मैं रिवाइज किया हूँ, कितना मैं सही गलत कर पा रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक्स फाइंड आउट करना। तो हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है। पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि अभी ये मार्च का महीना, इसमें जो सेक्शनल टेस्ट हो वो ख़त्म कर लो भाई, बाद में टाइम नहीं है कि अप्रैल में तो भाई आपका PYQ और स्वाभाविक सी बात है आपको जो है फुल टेस्ट लगाने हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, CSET में तो बिल्कुल भी गलती मत करना। लास्ट ईयर जो मेरे से गलतियाँ हुई है ना GS और CSET में, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा पिछले साल एग्ज़ाम नहीं होने का एकमात्र कारण मैं बताऊँ ना, पढ़ना तो चलो ठीक है, पढ़ने तो कोई लिमिट नहीं होती, सबसे बड़ा कारण रहा है मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलतियाँ की GS में। CSET में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ, नहीं तो मेरा CSET अब की बार 100 नंबर पार आते, 5-6 क्वेश्चन गलत हुए हैं ओनली, जो वही है। तो ये चीज़ें भाई बिना टेस्ट दी नहीं आएगी, PYQ करने से नहीं होगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। क्योंकि PYQ बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेरी बार बार क्लासेस देख लोगे तो आंसर याद हो जाएंगे, तो CSET के लिए आपको भाई लगाने पड़ेंगे। और इधर जो GS का होता है उसका अलग पर्पज़ होता है कि आप 2 घंटे में प्रॉपर क्वेश्चन, क्या होता है बहुत बार है ना, जैसे अभी मैं PYQ लगाता हूँ ना तो मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट, 1.5 घंटा भी नहीं लगता मुझे, तो भाई मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जब मैं टेस्ट लगाऊंगा नए क्वेश्चन आएंगे, सोचना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, तब मेरा मान के चलो 2 घंटे तक जा रहा, तो भाई मैं वो रश करना सीखूंगा, मैं 2 घंटे बैठना सीखूंगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो भाई टेस्ट क्यों नहीं लगाना चाहिए। पर मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पर्पज़ सबका अलग अलग है। आप ये चीज़ सोचो कि नहीं मैं उसका मतलब रट उठा के वो चीज़ें, उससे ज़्यादा अच्छा तो रटने का काम आप इधर कीजिए,
तो वो चीज़ कर सकते हो आप उधर, है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो चीज़ें उस पर्पज़ के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए, वो उसका पर्पज़ है। और इधर तो सर जैसे जो टेस्ट सीरीज के अंदर अपने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होते हैं जो अपने सोर्स में अवेलेबल नहीं होते, उनका टेंशन मत तो लो। ना, हाँ सर, उनको छोड़ देना, फिर ना उनको नोट्स में भी ना लिखो ना। अरे कोई जरूरत नहीं, ऐसे तो भंडार हो जाएगा तुम्हारे पास। हाँ अरे सर, वही तो वही आप वो सोचो ना, वो कब आपको समझ में आ गया कि वो चीज़ मेरे काम की है या नहीं। इसके लिए आपके पीवाईक्यू हेल्प करेंगे कि भाई पीवाईक्यू ने कभी इस थीम से क्वेश्चन पूछा, नो, तो क्या ही मतलब है फालतू में। समझ रहे हो ना मतलब। हाँ सर, बात जिसका तो लेना देना नहीं है कुछ चीज़ जी से, तो सर। उसका क्या ही मतलब है, उसको साइड में करो काट के, बस खत्म, फालतू। जैसे मैंने देखो, मैं ये बताऊं तो मैंने कभी विजन के सारे टेस्ट कभी नहीं लगाया ना पर मैं ये भी देखा हूँ कि जब मैंने लगाए थे तो कुछ चीज़ें ऐसे सॉल्यूशन ऐसी चीज़ें दी रही थी जो मेरे पढ़ने में समझ में नहीं आती, तो भाई क्या जरूरत है उसका नोट तो बिल्कुल ही मत बनाओ भाई उन चीज़ों को। मेरा ठीक है जैसे सर। मान के चलो, जैसे पॉलिटी है, जैसे मेरा मानना, जैसे कुछ चीज़ें आप बहुत शार्प कर सकते हो, जैसे टेस्ट सीरीज लगाने से पॉलिटी है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। एंशिएंट मिडिवल नहीं होगा, मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न के कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चीज़ें आपको थोड़ा सही हो जाएगा। तो मतलब होता है ना कि भाई फैक्ट को वेरीफाई करना या नॉलेज को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। पीवाईक्यू का भाई अलग पर्पज़ है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पीवाईक्यू का एक अलग ही पर्पज़ होता है, उसका ये पर्पज़ होता ही नहीं है, क्योंकि आप सब एक सी बात। यूपीएससी की लैंग्वेज समझने के लिए पीवाईक्यू हाँ, जरूरी है। वो तो इसीलिए तो आखिरी, इसलिए तो बोलते हैं टॉपर कि भाई आखिरी के जो महीना होता है उसमें ओनली पीवाईक्यू सोल्व करो। उस टाइम टेस्ट सीरीज नहीं लगानी होती है, उस टाइम फुल टेस्ट भी मत लगाना मई महीने में। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मार्च तक अपने सेक्शनल टेस्ट है वो ख़त्म कर लो। अप्रैल में जो जितने फुल टेस्ट लगा सको कोचिंगों के लगा लो, एक स्कोर चेक कर लो, टाइम मैनेजमेंट अपना देख लो, सबको देख लो, फिर उसके बाद ओनली जो है मई जब मंथ होगा उसमें ओनली पीवाईक्यू करो, खत्म बात। पीवाईक्यू करना मई मंथ में तो कुछ भी नहीं करना। हाँ सर। तो सब सर चीज़ें मेरे को बस है ना मतलब ये जो मैं टेस्ट दे रही हूँ ना, बस उससे मेरे को ये समझ आया कि पेपर 3 बार में करना होता है। हाँ, तो मैं गलती 25 में की ना, हाँ 25 में मैंने गलती की, एक बार में पेपर करने तो बस यही देखो, ये है टेस्ट सीरीज का आउटकम। ये होता है कि आप क्या लर्निंग करो, क्या जरूरत है आपको भाई वहां से। टेस्ट इसलिए नहीं कि मतलब क्या बोलो उसको रट रहे हो आप उन चीज़ों के लिए ना, आप रटो तो वो चीज़ें रटो ना कि जो आप पीवाईक्यू में जो थीम है उनको रटिए भाई, आप उनको ध्यान दीजिए। पर मैं एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, पीवाईक्यू बाय द हार्ट आपको याद होनी चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट कैसे गलत हो रहा है, कैसा सही हो रहा है, क्योंकि लाइन टू लाइन अगर आपको याद होगी ना, 15 साल के पेपर भी, वो तो भाड़ में जाए पिछले सालों के पेपर, 15 साल के पेपर भी आपको बाय द हार्ट याद है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आया था। जीएस और सीसेट में मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ आपको 150 नंबर आ जाएंगे, पर वो बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि 2025 वाले एग्जाम में मेरे जो है सीसेट में कम से कम भाई बहुत सारी क्वेश्चन इसी पर्पज से सही हुए कि हाँ देखो, अब मैंने बस पिछले साल पीवाईक्यू करवाया था, टेस्ट लगवाए नहीं थे, तो इस पर्पज से सही हो गया, मुझे याद था उसका आंसर कि अच्छा देखो ये क्वेश्चन वो था, ये वही सेम क्वेश्चन पूछा है। ओनली इसी पर्पज से आप सीसेट पास कर सकते हो, जीएसवी, पर वो आपको बाय द हार्ट याद होनी चाहिए, बाय द सॉल्यूशन आपको समझा हुआ होना चाहिए। इसीलिए जो है आप आखिरी जो महीने इसमें ओनली यही करेंगे अपन, और कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपने लेवल पे अपने तरफ से करते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, वो आपका काम है। मेरा काम है कि आपको पीवाईक्यू का एक अंडरस्टैंड कराना, उसका क्या फ़ायदा है, कितना मैक्सिमम फ़ायदा अपन उठा सकते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें कंबाइन है। जैसे मान के चलो कोई बिना मेहनत किए हुए, जैसे शिल्पा में मुझे पता अभी बिल्कुल भी इसका बेसिक्स तैयार नहीं है, तो शायद अगर ये ट्रिक लगाएगी ना तो हो सकता है कि अगर 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तो 20-30 नंबर कटपिट के आ जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये चीज़। पर एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, उन्हें उसको ट्रिक्स बिल्कुल भी पता नहीं है, और उसका भी ये हकीकत हालात होता है, याद रखना। अगर वो बहुत उसने मेहनत किया तब भी वो 40-50 नंबर तक पहुंचेगा ही। सबका अपना पहला अटेम्प्ट उठा के देख लो, सब इतने नंबर तक पहुंचते हैं, 50-60 नंबर तक। ये हकीकत है, जब तक आपको जब आपको ट्रिक नहीं पता होती है। आप दोनों कंडीशन समझो, बिना ट्रिक के भी 20-30 नंबर, ठीक है, और आपने मान के चलो बहुत ज़्यादा मेहनत किया तब 50-60 नंबर। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ऑटोमेटिक होता है ना कि जैसे वो परमाणु ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट होगा, आपके स्कोर डायरेक्ट 120-130 नंबर जाएंगे। जब आपके अगर खुद की मेहनत के भरोसे अगर आप 50-60 नंबर लाने के लिए हो, तो याद रखना ये ट्रिक आपको 120-130 नंबर लेके जाएगी। तो ये दोनों का कम्बिनेशन है। इसीलिए आप सोचो कि मैं नॉलेज बेस पे इस एग्जाम को निकाल लूँगा, कभी नहीं निकलेगा। हाँ, ट्रिक के बेस पे निकाल लूँगी, ये भी कभी नहीं होगा। दोनों के कम्बिनेशन पे होगा। जिसने जितना स्ट्रॉन्ग, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी क्लास का उसी को जितना फ़ायदा मिलेगा जिसने अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम किया। जिसने बेसिक्स पे जितना काम किया है उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। मतलब उसके देखना नंबर 120-130 नंबर आएंगे।
मेरी ट्रिक सीखने के बाद। अगर जिसके मान के चलो जितना उसका बेसिक्स कमज़ोर है, ये बात याद रखना, ट्रिक मेरी कितनी भी अच्छी सीख ली हो, पहली बात तो अप्लाई नहीं कर पाओगे जब आपका बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं है। तो अब जैसे मान के चलो इन्फ्लेशन ही आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी ट्रिक कैसे लगा पाओगे भाई? मतलब समझ रहे हो ना भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट होना सही ज़रूरी है, तभी वो ट्रिक्स भी अप्लाई होगी। तो यही याद रखना कि अपना अभी जो काम करना, तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई मुझे बेसिक्स जो है भाई 20 30 40 क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है जो PYQ में आए हुए हैं सारे, वो कॉन्सेप्ट तो मुझे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होती है, जैसे आपका शेयर मार्केट का क्वेश्चन पूछा वो क्या है, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको भेजा था कि भाई अब क्या 16 फाइनेंस कमीशन आया, तो क्वेश्चन आएगा भाई, देख लेना 100%। मैं पिछले इतने सालों का अनुभव रहा है भाई, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, AI सबमिट हुई है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लो मेरे से अभी से। तो मैं ऐसे करंट अफेयर के भाई कम 15-20 क्वेश्चन तो मैं हर साल बताता हूँ जो आते ही हैं। आप पिछले साल की वीडियो देख लेना, जो आप देखोगे अभी सेक्शनल वाइज, मैंने उसमें बोला था देखो ले बिमस्टेक का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसका मीटिंग इंडिया में हेल्ड होने वाले थे, उसके 2 क्वेश्चन आए सोचो। ठीक है, उसके बाद में तो वही मैं बता रहा हूँ, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो मेरा कहने का मतलब है ये भाई समझ होती है, ये कहाँ से आती है, ये PYQ से आती है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं आएगी। ये भाई पर्पस भाई कैसे जो UPSC कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ तभी होगी जब आप PYQ पे काम करोगे, आपको दिखेगा। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि ये चीज़ें याद रखना, कि जैसे भाई सना बोले थे कि वो सही हो गया, मिनिस्ट्री सही हो गया। अरे भाई पहली बात तो ये चीज़ हो कि कॉमन सेंस लगाओ कि वो सौर ऊर्जा के लिए बोला, तो भाई रिन्यूएबल मिनिस्ट्री भाई आपको, अब वो ना ये होता है अंधाधुंध ट्रिक लगाना कि हाँ मिनिस्ट्री देखा गलत मार दो। अरे उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि भाई आप कोरिलेट करके देखो पहले। जैसे जाके देखना 2018 में क्वेश्चन आया था कौशल अभियान करके, कौशल स्कीम के, स्किल इंडिया मिशन का क्वेश्चन था, और उसमें श्रम मंत्रालय दिया हुआ था। तो आप सोचो कि भाई क्या ये कोरिलेट हो सकता है, इससे कुछ रिलेटेड नहीं, तो उसमें जो मिनिस्ट्री गलत थी, अब उसमें मिनिस्ट्री क्या क्यों गलत थी, ये भी चीज़ देखो ना जाके आप। तो वो आप इसीलिए PYQ पे काम करो भाई, वो कैसे जो है एक अलग टाइप की देता रहा है, और जब डायरेक्ट वो लिंक जुड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात तो वही होगा ना आंसर। दूसरी बात मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जैसे मेरे अब क्या ये गलती रही कि मैं फिर 12 बताऊँ, जो मैं खुद की ट्रिक पे मैं बिलीव नहीं किया, तो मेरे भाई फेल होने का एक कारण नहीं है। जैसे मैं कितनी बार बोला था भाई 6 में से 4 स्टेटमेंट सही होते हैं। सोचो अगर ये चीज़ लगा के आती तो 2 क्वेश्चन का आंसर, सोचो डायरेक्ट आपको, आप सोचो मुझे कितना सीधा मुझे लगभग 6 नंबर का नुकसान हो गया। तो ये होता है भाई, आप अपनी अप्रोच पे बिलीव करो। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ ये ट्रिक्स उन्हीं के लिए है जो बिलीव करता है। मैं आज ही बता रहा हूँ, अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो भाई छोड़ देना, एक भी क्लास मत देखना मेरी, मैं साफ बता रहा हूँ, तब आपके लिए बिल्कुल ही फायदा नहीं है। आप अगर बिलीव करते हो कि हाँ इस अप्रोच की मुझे ज़रूरत है और इसी अप्रोच से मेरा एग्जाम निकलेगा, तब आप इस अप्रोच को सीखना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने तरीके से मेहनत करते रहिए, लगाते रहिए। बहुत सारे तरीके हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के, एक ही तरीका नहीं होता, पर वो हो सकता है कि आपको कितना टाइम लगेगा उस बात के लिए, वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप बिलीव करते हो। मुझे याद मेरे 92 नंबर जब 2022 में आए, 2020 में मेरा GS का कट ऑफ हुआ, तो मुझे आज ही पता है कि भाई मेरी ट्रिक्स के कारण ही आए हैं नंबर। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ कि मेरा जो मतलब स्कोर इधर अप्स एंड डाउन्स होता है, उसका कारण है कि मेरा बेसिक्स के क्वेश्चन गलत होना। जैसे मैं 2025 में PD नहीं होना, मेरे बेसिक्स के क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है, वो तो गलतियाँ थी। उसके अलावा ट्रिक्स में मैंने लगाने में गलतियाँ की, वो भी एक अलग बात है। पर मेरा कहने का मतलब ये दोनों चीज़ पे बिलीव होना, कि आप जो पढ़ रहे हो उस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए, वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वो टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लो। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के 25 चैप्टर बताए भाई, उन्हीं को बार बार पढ़ लो, उसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये होती है अप्रोच की, आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ाना। तो वही टेस्ट सीरीज़ की बात है भाई, वहाँ से आपको ये टेस्ट करना है कि मैं 3 राउंड में अटेम्प्ट कर रहा हूँ किस तरीके। जैसे मैंने शिवानी को बताया था उस दिन कि आप पहले अटेम्प्ट में अलग पेन से कर लो, ये चीज़ें आप अप्लाई करो। OMR कैसे भरना है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए टेस्ट सीरीज लगानी होती है। और मैं फिर बता रहा हूँ CSET और GS में ये गलती मत करना, टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाओ। टेस्ट सीरीज इन द सेंस उसका पर्पज़ अलग है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर लगाओ उसको। जैसे बहुत सारे जैसे मेरे साथ 2-3 सालों जुड़े, तो PYQ तो उनको याद ही हो गए होंगे, तो समझ फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका उस पर्पज़ के लिए। PYQ का फ़ायदा उठाओ आप स्टेटमेंट को समझने के लिए, और UPSC गलत स्टेटमेंट कैसे बनाती है सही, वो एक फ़ायदा है, वो तो अभी भी सीखते रहना है। पर ये सोचो कि मैं नंबर के लिए सोचो टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, तो वो PYQ लगाओ तो मतलब ना आपके 180 नंबर आने लग जाएंगे, क्या मतलब मुझसे। वो मैंने कल पिछले साल करवाया तो था आप लोगों से। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज में आप टारगेट करो कि हाँ मैं नॉलेज बेस पे मैं 100 नंबर पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो ट्रिक लगेगी नहीं। तो वहाँ 100 नंबर अगर आप पहुंच जा रहे हो फुल टेस्टों में भी, तो देख लेना आपका PT नहीं रुकेगा। अगर फिर PYQ के समझ है, ट्रिक्स की समझ है, तो फिर किसी हालतों से नहीं रुकेगा, ये बात याद रख लेना।
आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आज आज उस स्थिति में हूँ। मैंने आज मार्च है ना सर, मैंने आज इसके विजन के 23 टेस्ट हो गए लगभग मेरे पूरे सेक्शनल। अब कल से फुल टेस्ट वाले 24 और 25 वो फुल टेस्ट है। मेरी लर्निंग जो आप कह रहे थे ना, सबके लिए टेस्ट सीरीज अपने अलग अलग पर्पस के लिए होता है। मेरे कुछ निम्नलिखित पर्पस थे। पहला पर्पस, मुझे स्कोरिंग करना नहीं आता था। दूसरा पर्पस, मुझे OMR भरना नहीं आता था। तीसरा पर्पस, मुझे ये 3 राउंडों में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते थे। चौथा पर्पस, मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते थे। पांचवा पर्पस, एक और, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। और छठा पर्पस, मुझे अपने पिछले 2 अटेम्प्ट्स की हमेशा ये मलाल रहता था कि मैंने कभी आज तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई। पर लगभग ये 23 सेक्शनल टेस्ट हुए मैंने जो दिए, उससे मुझे लगभग ये 6 पर्पसेस मेरे पूरे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आज की डेट में। तो मुझे मालूम है, अब मुझे ये मालूम लग रहा है, मतलब मालूम, खुद ही को एक कहते हैं ना कि कुछ काम करने जाओ उससे पहले खुद ही को आइडिया लगने रह जाता है ना। तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि सर क्या बोलते हैं, ये आइडिया लग रहा है मुझे कि भाई मैं कर लूंगा ये। पहले जैसे नहीं कि मैं ब्लैंक हो जाऊंगा या पैनिक करूंगा। तो मेरा पर्पस डिफीट नहीं हुआ। वही ना, आकाश सर भी यही कह रहे थे, जो आप भी कहते हो कि सबके अपने अलग पर्पसेस होते हैं। मतलब टेस्ट आपको सीरीज क्या लगाने सीखना के है भाई, आप वहाँ पे वो डिपेंड करता है ना। वही तो मैंने ये 6 चीजें सीख ली सर। आज मैं खुद से कह सकता हूँ कि मेरे को दुनिया को नहीं कहना, या मुझे किसी XYZ को नहीं कहना, मुझे खुद को कहना है। और कहना क्या, पर्पस डिफीट नहीं हुआ मेरा। मैंने ये 6 चीजें सीख ली। तो देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो मैं जैसे मेरा भाई 2025 में गलती हुई है, तो मुझे तो भाई जैसे साफ दिख रहा है कि भाई वो गलती हुई है नहीं टेस्ट सीरीज लगाने के कारण। तो मैं कैसे मना कर दूंगा तुम लोगों को भाई, जब मुझे पता गलती है। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? टेस्ट सी मैं फिर बता रहा हूँ क्या ज़रूरत है वो इंपॉर्टेंट समझो। अब मैं फिर बता रहा हूँ हिमांशु, ये चीज़ याद रखना, नंबर आपके 40-50 आ रहे हैं उसकी मत टेंशन लेना। पर ये सोचो कि वो नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्या मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं? तो आप भाई उनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये बात याद रखना। हाँ, नॉन क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी टेंशन मत लो, पर ये चीज़ याद रखना कि जो भाई UPSC की PYQ की थीम भी है और वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं फिर वो गलत हो रहे हैं, तो फिर वो गलत बात है, ये बात याद रखना। तो वो चीज़ समझ में आई मान से, तो ये चीज़ याद रखो और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, CCT है, GS और PYQ बाय द हट रटे हुए होने चाहिए, उसका एक एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए। दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्लासेज जो है देखना तो भाई देख लो, आपके ऊपर है, 5-6 दिन का टाइम भी आपके अच्छा खासा टाइम है। जब मैं क्लासेज करवाऊँगा तो जो चीज़ें मैं अप्रोच सिखाऊंगा, पहली बात तो आपको खुद से सोल्व करके आना है पेपर। जब आप आओगे तो भाई 2011 का पेपर पहले से सोल्व करके आना, वो तो मैं लगवाऊंगा, इस तरीके से भी मैं करवाऊंगा। वो जब प्रोग्राम चलेगा अपना, तो आप पहले खुद से करके बैठना, फिर वो जब मैं क्लास कराऊंगा तो सामने सोचना मैं कैसे सोच रहा हूँ, आपने क्या सोचा उस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। अगर शायद इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना, ये बात याद रखना। और मैं फिर बार बता रहा हूँ कि मैं जो अब की बार क्वेश्चनों को तोड़ बताऊंगा, वो ये चीज़ समझ लेना को रियलिस्टिक एग्जाम पे भाई मुझे भी अप्लाई करना है। वो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या सोचना है, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे सना का वो क्वेश्चन था कि भाई संविधान परिभाषित करता है, अरे भाई एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे आप ये चीज़ सोचो कि मान के चलो ठीक है मिनिस्ट्री भी गलत हो गया, ऐसे तो ब्लाइंडेड लगाना नहीं चाहिए। फिर भी मान के चलो, मान को मिनिस्ट्री 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, पर आप ये चीज़ सोचो कि आपको कितने प्लस भी हो रहे हैं, वो चीज़ का वो भी तो सोचो ना। जैसे मैं हाँ एक चीज़ बताऊँ, जैसे 6 में से 4 लगा के आने चाहिए, तो सोचो मैं नहीं लगा के आया, मेरे दोनों के दोनों गलत गए, तो वो तो हो गया ना, मैं नॉलेज से करना चाह रहा था, मर गया। अब मैं ट्रिक लगा तो मेरे डायरेक्ट 5 नंबर बढ़ते नहीं बढ़ते। वही चीज़ 5 में से 3 स्टेटमेंट सही होते। मेरा 2024 में जो पीरी हुआ, मैं फिर बार बता रहा हूँ यार, मेरा जब भी मेरा GS निकला है तो भाई उसका कारण ये ट्रिक रहे हैं। तो भाई मैं इसके भरोसे, मैं इस पर कैसे भरोसा छोड़ सकता हूँ? करने तो UPSC 1-2 क्वेश्चन में हो, हमेशा फेरबदल करता है। याद करो पिछली बार साइंस टेक के क्वेश्चनों का वो उन्होंने आंसर डी नहीं दिया था, वो करता है, उसमें क्या है। फिर भी तो हम क्या नेट जो है प्रॉफिट में रह रहे हैं ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं फिर बार बताऊँ कि UPSC सारी ट्रिक्स को गायब कर देगी, कभी नहीं होगा। वो जैसे अभी जैसे सना को डाउट हो गया ना, ऐसे वो यही करती है कि एक आध ऐसा दे दो जो उनका हो जाए, दिमाग फिर जाए। 2024 में देखो UPSC ने कितने क्वेश्चनों के जो ट्रिक्स चेंज किया था, जो सबको लगा, पर भाई उससे कुछ होता ही नहीं है।
वो क्वेश्चन सब लोग यही करके आएंगे, जो ट्रिक सीख रहे हो सब कुछ यही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, उससे कोई नहीं होता। मेन जो ट्रिक्स निकलता है, मतलब पेपर निकलता है, एक तो आपके बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और जो सब लोग ट्रिक से सही करके आ रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप उसमें भी डाउट में करोगे तो फिर तो गए काम से। तो भाई जो गलत हो रहा है होने दो उसको, उसकी टेंशन मत लो। ज़्यादा सही करने के चक्कर में मरोगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। इसलिए डाउट नहीं भाई, 15 साल की मैंने PYQ पे की चीज़ जो ऐसे नहीं बता रहा हूँ 5 में से 3 होता है भाई, पूरा एनालिसिस एक एक टाइम देना, वो सारी चीज़ें अप्रोच जो मैं बताऊँगा ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सम वर्ड ऐसे सही नहीं होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अप्रोच सीखो ना भाई। वो यूपीएससी कुछ भी दे रहा हो भाई, देने तो एक आध क्वेश्चन गलत होगा मेरा, परंतु ये सोचो मेरे 15-20 क्वेश्चन सही भी होंगे। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अब ये सोचो कि नहीं मेरे तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो भाई यूपीएससी कट ऑफ के तुम्हें 200 पार लेके जानी है क्या? अगर मैं बता रहा हूँ जो ये डाउट में रहेगा ना कि हाँ नहीं वो सही हो गया, वो गलत हो गया, ट्रिक फेल हो गई, ये हो गई, तो वो तो मरेगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़, मैं पहले बता, उन लोगों के लिए ये चीज़ें है ही नहीं। जिसको डाउट है अभी छोड़ के अपना वो अपनी जो नॉलेज अपनी मेहनत है उस पर करिए काम, फिर देखते हैं आप कितने नंबर लाते हो। सर मैं बोलूँगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं सना के लिए बोलूंगी। सना आप पेपर निकालना 25 वाला, और उसमें ना मिनिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं, और 2 जो क्वेश्चन उसने ऑर्गेनाइजेशन से पूछे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि सबको आ रहे होंगे, लेकिन वो मिनिस्ट्री क्योंकि गलत देता है, वो उस आधार पर सही हो रहा है। हाँ वही तो बात है ना, ये तो सोचो ना, प्रॉफिट रेशियो सोचो ना भाई, आप कभी नुकसान में नहीं रहोगे बिलीव करोगे तो। सर एक चीज और बताऊं मैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मेरा पर्पस ये था, अगर देखिए जैसे सर ने क्लियर किया और आकाश सर ने भी क्लियर किया, तो डिस्कस करनी थी ना, जैसे मुझे थोड़ा बहुत ये था तो वो मेरा क्लियर हो गया, तो उससे ये फायदा हो गया ना, रियल एग्जाम में मैं उसको गलती नहीं करूंगी। ऐसा नहीं था कि मैं उसको बिलीव करके बैठी हूँ, डिस्कस करने का मतलब कि मैं यहाँ डाउट मेरा तो ऐसा मानना है ना, पहले ही चीजें अपनी सॉर्ट आउट करके चल जानी चाहिए एग्जाम में कि मुझे ये करना है। हाँ वो आप अगर इस भरोसे में रहोगे ना तो मारे जाओगे। 2 घंटे में पूरा पेपर पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर वापस करना, 3 राउंड लगाना, मे भी पॉसिबल, 2 तो आराम से हो जाएंगे, तीसरा मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। बट ठीक है, आप भी करो ट्राई, प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस से सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई चीज़ संभव नहीं होती है, ऐसा कुछ सर एक बात मैं बोलूं, सर मैं एक बात बोलूं, एक ट्रिक के संबंधित एक बात बोलूं। जैसे आपने बताया, अभी आप बोल रहे थे कि 6 में से 4 स्टेटमेंट सही भी होते हैं, और वैसे एक और ट्रिक है आपकी कि भाई 4 मैचिंग के ऑप्शन दिए या 4 ऑप्शन दिए, उसमें से लगभग 2 पेयर सही होते हैं 4 पेयर में से। सर मान लो ऐसे 6 क्वेश्चन आए और मान लो 5 का आंसर वो ही है, 4 में से 2, और 1 गलत भी हो गया तो भी हम फायदे में हैं। अरे भाई मैं फिर बताऊँ 2024 में मैंने यही करके आया था, मैं भाई मेरे कट ऑफ निकले इसीलिए थी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? गलत होंगे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज से कीजिए, नहीं आ रहा तो भाई क्या ऑप्शन आपके पास है, सभी बात, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सर वही कह रहा हूँ कि ट्रिक पे या किसी पे भी ना एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करोगे तभी नहीं आ पार होती है। नहीं मैं फिर बार बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक यही बात है कि जिसको जरूरत होगी वो सीखेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, ये बात याद रखो। तो मतलब पर कुल मिला के 16 तारीख से शुरू करोगे? सर आप डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं? मतलब आपने 3 से 4 बार ये सेंटेंस बोल दिया कि जिसको जरूरत होगी, भाई सब एग्जाम देने बैठे हैं। अरे ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, तुम्हें क्या लगता है बहुत विद्वान बैठे हैं लोग, तुम्हें क्या लगता है बहुत विद्वान बैठे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी कुछ होता है कि इस चीज़ों से भी एग्जाम निकलता है क्या? तुम्हें क्या लगता है? पड़ेगा सर, प्योर नॉलेज और प्योर ट्रिक से कुछ नहीं हो सकता। बस वही बात है, तो समझने वाले के लिए बात है। तो सर कुल मिला के 16 तारीख से शुरू होगा ना? हाँ 16 तारीख से शुरू होगा। ठीक है सर। अच्छा सर आप हाँ तो उससे पहले मैं अभी बता रहा हूँ कि 2011 का पेपर लगा लेना, ठीक है, लगा के बैठना, मेरी क्लास के साथ ऑब्जर्व करना कि मैंने जो करवा रहा हूँ वो क्या अप्रोच है, आपने किस तरीके से किया, फिर मैं 12 बता रहा हूँ वो उस तरीके से सीखो। मैं मुझे है ना देखो हमेशा एक चीज़ मुझे हमेशा रहता है
देखो ना, कभी भी कोई भी चीज़, जैसे मान के चलो मैं अब जैसे PYQ प्रोग्राम का जो मुझे पता है लगभग 30-35 दिन, जितने 40 दिन चला मान के चलो, अब मुझे इसके कुछ टारगेट्स पता है कि भाई मैं अगर ये चीज़ करवा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, परंतु उसका ये प्रोसेस फॉलो करना है। अब क्या होता है कि मतलब ये होती है गलती, समझो ये चीज़ है ना, मतलब स्टूडेंट जब भी, जैसे मैं सिखाने वाला हूँ, आप सीखने वाले हो, तो आप ना कुछ जो है ना एरर करोगे आप। हो सकता है जैसे कोई टेस्ट लगा कि नहीं आएगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक। अब वो क्लास में आके बैठ जाएगा, अब वो सोचेगा कि यार मैं क्लास में बैठ रहा हूँ, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। तो ये होती है गड़बड़ी। अच्छा मोनिका, जो भी है मेरा कहने मतलब ये हो कि आप मतलब कुछ ना कुछ तो एरर होती है, जो सभी बात है, कुछ लोग उस एरर नहीं करते हैं या रिड्यूस कर लेते हैं अपनी एरर को, तो एग्जाम निकाल लेते हैं। और जो अपनी कमियों पे काम नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मुझे पता है जैसे कि मैं अगर अभी भी मान के चलो कि मैं लापरवाही करूंगा तो भाई नहीं, 2025 जैसे सेम रिजल्ट रहेगा मेरा, मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा तो वही रिजल्ट रहेगा। वहीं मैं अगर इन चीज़ों को ओवरकम कर लेता हूँ तो समझ बात मेरा होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है अगर मैं कमियों पे काम कर लूँगा तो यही चीज़ होती है। ये आपको सेल्फ डिफाइन करनी है कि भाई मेरी कमियाँ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे क्या चीज़ें करने से मैं बेहतर हो जाऊँगा। तो स्वाभाविक सी बात वो चीज़ करिए, जब वो करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो डाउट्स हो क्लियर होंगे, ऑटोमेटिक आपके जो है पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर से, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जब वो चीज़ों पे आप काम ही नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ मैं क्लास में ये चीज़ बैठ के आ जाओ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई ये करंट अफेयर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लो, अब जब आप वो पढ़ ही नहीं रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, नहीं होगा रिजल्ट। तो वही बात होती है, तो चीज़ें करने पे है और वो आपको पता ही होता है कि बेहतर आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो। चलो ठीक है, किसी कुछ और पूछना तो बताइए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया, 3-4 घंटे हो गए कि क्लास, 9:30 बज गए सर। हाँ सर, 2 घंटे हो गए पूरे। चलो तो ठीक है, तो फिर बाय बाय। 16 तारीख को मिलते हैं फिर सर। हाँ, उससे पहले वो क्लासेस देख लेना जिसको देखनी है, जो देख लेगा फायदे में रहेगा, मेरा तो बस इतना ही मानना है। तो सर मैं एक और चीज, सर ये 16 तारीख से जो PYQ प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, तो इसके बीच बीच में ही आपको अगर लगेगा तो उसके रीजनिंग के कुछ टॉपिक पढ़ाओगे आप, है ना? नहीं, वो तो मैं शायद हो सैटरडे संडे जो भी टाइम निकालो वो देखा जाएगा। मैं फिर क्या बता रहा हूँ, मेरा मतलब देखो मेरा पर्पज क्या है, सुनो ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2-3 साल के जब मैं पेपर समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है एक ही ट्रिक को समझाने में जहाँ एक्सप्लेन तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता हो सकता है कि 2 वीक में अपने 2 या 3 पेपर ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद में मैं पर डे जो है एक पेपर करवाऊंगा, वो हो जाएगा मुझे पता है। अच्छा। जैसे CSET का मुझे पैसेज लेके बैठना रहा, तो पैसेज की 1-2 क्लासेज में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें अप्रोच है, इस तरीके से माइंड सेट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर हो सकता है मैं एक दिन जैसे सैटरडे या संडे को मैं बैठा, ठीक है, उसी दिन सारे पैसेज में करवा दूं, मतलब समझ में आ रहा है ना मतलब। अच्छा। तो ऐसे करके अपन चीज़ों को मतलब अपने का टारगेट ये होना चाहिए कि 24 अप्रैल से, मेरा टारगेट है 24 अप्रैल से मैं नहीं लेके जाऊं ज़्यादा। अब उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सैटरडे संडे क्लास लेनी होगी तो मैं लूँगा भाई, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी होगी तो मैं लूँगा। आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है ना, मेरा कहना मतलब कि ये कंसोलिडेट करना होता है। वैसे आप अपनी तैयारी कंसोलिडेट नहीं करोगे तो तैयारी चलती ही रहती है, तो बात तो वो उतनी सी है और कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ कि ये चीज़ें कितने दिन में चलनी चाहिए, कितने दिन में नहीं। अब मुझे पता लग गया कि आप ये चीज़ें सीख चुके हैं, इसलिए बोला कि वो क्लासेस देख लेना। देखो कोई नया स्टूडेंट तो है नहीं अपने में से, ऑलरेडी सब पुराने स्टूडेंट हो, सब कुछ चीज़ें सीखी हुई है, इसलिए मुझे बहुत कम टाइम लगेगा आप लोगों को समझाने में। इसलिए जो नहीं है भाई, जिन्होंने नहीं देखा, जो शिल्पा नहीं है, तो भाई आप वो क्लासेस पहले देख लेना, तो मेरे एक अप्रोच समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका समझ में आ जाएगा, तो फटाफट आप ग्रैब कर पाओगे। नहीं तो फिर आप वही पीछे छूटते जाओगे। वो तो समझ गया। और सर बाइलिंगुअली रखोगे ना? बाइलिंगुअल स्वाभाविक बात है, क्वेश्चन दोनों पर। मैं जैसे मैंने जो अभी ऑब्जर्व करा, मैं ट्रिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, मैं ट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेजोरिटी मेरे पास जो 90% ट्रिक्स है वो इंग्लिश में ही है, तो स्वाभाविक बात इंग्लिश में ही है। और मेरा भी माना कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चनों में ट्रिक जो है डायरेक्ट, जैसे मैं वो अभी आया था क्या, राजा राममोहन राय वाला क्वेश्चन शायद मैं इंग्लिश में पढ़ता तो क्वेश्चन में सही करके आता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें आप याद रखना है, ये चीज़ कुछ चीज़ें हिंदी में पढ़ने से सही होगी, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ जगह बताऊंगा कि भाई बहुत लैंग्वेज आपको दोनों चाहिए, दोनों पे कमांड चाहिए, तभी एग्जाम मतलब आपको बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम निकलेगा। तो GS और CSET इन दोनों लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। तो शायद मैं CSET की जो ट्रिक्स बताऊंगा हो सकता है इंग्लिश वाली हो, तो आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि वो वर्ड्स दिख रहा है वहाँ पे तो उसको काटो भाई। सर इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि कई बार ना हिंदी पे पढ़ने से भी ना हमें इंग्लिश वालों को फायदा मिलता है सर। तो वही मतलब बाइलिंगुअल होना पड़ेगा दोनों मीडियम के बच्चों को, तो ये चीज़ याद रखना।
छोटी सी बात बताऊं सर, वो 2024 में एक क्वेश्चन था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा, वो एक प्रेसिडेंट में क्वेश्चन था, वो सर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी में समझ में आ रहा था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ है, वो मुझे अभी भी याद है। जहाँ जरूरत होगी क्वेश्चन में मैं बता दूंगा यहाँ कि यहाँ देखो इस जरूरत है इसमें इंग्लिश के देखने की, तो वो मैं बताऊंगा, जहाँ जरूरत होगी बता दूंगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है सर। फिर, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा सर, आप कोशिश करना ना सर, मिले, जयपुर है, आप आ रहे हो तो सर मिलते हैं, दादाजी याद कर आई एम रहे हैं नॉट आपको। श्योर, आई एम नॉट, मतलब आपसे कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं आपसे मिल लूंगा। सर वादा तो अगर सिचुएशन बनती है, मान के चलो मैं जयपुर में हूँ तो मैं हो सकता है मैं तुम्हें कॉल कर लूँ, बात मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जो प्लान करता हूँ वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़िंदगी को अनप्लान चलाना, देखो मतलब मैं सोचा था कि मोनिका से मिलूंगा जाके, वो चीज़ें नहीं हुई तो नहीं हुई, अब क्या ही करोगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि जैसे मान के चलो कि मुझे जयपुर आना रहा, अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर दूँ कि मैं आ रहा हूँ, आप मान के चलो अपनी तरफ से जो भी तैयारी करके रखे हो, जो भी XYZ है, अब मान के चलो मैं नहीं पहुंचा तो आपको बहुत दुखी हो गई, स्वाभाविक सी बात है, मतलब क्योंकि अरे एक मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप एक्सेप्टेशन होता है वहाँ दिक्कत होती है। अब मान के चलो मैं तुम्हें रैंडम अगर मेरा जयपुर जाना हो तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, बस मिलना है, खत्म बात। उसमें उतने फॉर्मेलिटीज क्यों होना कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं मुद्दे से मिलने जाना, तुम भी तैयार करो, क्या मतलब है। जस्ट हैपन, अगर कोई घटना घटनी होगी तो घट जाएगी, खत्म बात। मैं भी इसी चीज पे बिलीव करता हूं। ज़्यादा अच्छा यही है ना कि अगर शायद हो सकता है मेरा जयपुर जाना हो, अभी वो डिपेंड करता है, हो सकता है मैं एक दिन के लिए शायद घर जाऊँ, मैं आ जाऊँ अगले दिन, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता भाई, तो मैं तुम्हें कैसे श्योर कर दूँ इस बात के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं